सलाम अलैकुम जी बेटा, काइंडली कंफर्म करें, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा बेटा, आपको मैंने जो आज असाइनमेंट दी है वो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपने वो शीट बनानी है जिसके ऊपर सिर्फ फॉर्मूले लिखे होंगे, स्टेप्स लिखे होंगे। समरी शीट। बेहतर है वो मुझे व्हाट्सएप कर दें रात तक या कल सुबह तक कर दें, जब भी आप कर सकें। तो कल आपका टेस्ट है करेंसी वाले टॉपिक का। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन, आपने इस शीट को सामने रख के उसको सॉल्व करना होगा बस। समझ आई? यानी आपने शीट ऐसी ही बनानी है। सारे का टेस्ट नहीं है, सिर्फ सिर्फ कौन से का टेस्ट है? क्या नाम है? करेंसी वाले टॉपिक का। बात समझ आ रही है? तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा क्वेश्चन पेपर। आप उसको सॉल्व कर लेंगे मिड टर्म में, क्योंकि मैंने करेंसी नहीं दिया था। करेंसी वाला टॉपिक हमारा फाइनल नहीं हुआ था। तो अब आप चलो ये शीट को सामने रख के सॉल्व करना है, समझ लें ओपन बुक टेस्ट है। क्या कहते हैं? नहीं समझ आई? कल है, कल शाम तक या परसों ही, क्लास से पहले पहले देना है वो आपने। और वो आपने सिद्दीक को व्हाट्सएप करना है, मैं उन्हें कह दूंगा, वो रख लेंगे, फिर हम इसको मिड टर्म के साथ ही चेक कर लेंगे। अच्छा, मिड टर्म के टेस्ट में जो क्वेश्चन थे वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जब मैं मैनेजेरियल का पोर्शन शुरू करता हूँ उसके साथ। क्योंकि फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है, मैनेजेरियल की क्लास हम डबल नहीं कर सकते। मैनेजेरियल पोर्शन के वक्त क्लास लॉन्ग भी नहीं हो सकती, थ्योरी है। तो 35 40 45 मिनट के बाद आवाम की भी बस हो जाती है और मेरी भी। और टॉपिक भी बहुत ज्यादा फिर हो जाता है, फिर वो इतना आप लोग मैनेज नहीं कर सकते घर जाके। ठीक है। तो हाँ जी, तो मैंने फिर आपको ये बता दिया कि आपने ये समरी शीट बनानी है। उसके बाद मैं आपको कल करेंसी वाला टॉपिक जो है उसका टेस्ट भेजूंगा। तो आपने उसको ओपन ये नोट्स के साथ उसको कर लेना है। अच्छा, अभी जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। ज्यादा थ्योरी आने की उम्मीद है इसमें से। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि इस टॉपिक में हमारे क्या टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हैं। जी बेटा। जी नजर आ रही है स्क्रीन सबको? तो बेटा सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है?
और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट थ्योरी है, सिंपल, आपने पढ़नी है और याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स। तो वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की डेफिनेशन, और इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, और इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है। एक को अच्छा करने जाएंगे तो दूसरा बुरा हो जाएगा, दूसरे को सही करने जाएंगे तो वापस पहला भी खराब हो जाएगा। तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा होता है लिक्विडिटी। और याद रखें इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। ये नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो जाए और लिक्विडिटी भी अच्छी हो जाए, नहीं। जब भी आप प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे तो लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। जब आप लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। जी। उसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेनिफिट्स और कॉस्ट और एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। थ्योरी है कि अगर किसी इदारे का वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो तो उसके क्या फवायद और क्या नुकसानात होते हैं। कॉस्ट या डिसएडवांटेजेस भी कह सकते हैं। ये सारी बेस है। अच्छा जी। अब आपने अगर किसी बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को असेस करना हो कि ये बिजनेस वर्किंग कैपिटल को सही तरह से मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कोई इदारा अपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा, एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो उस असेसमेंट के लिए इदारे के पास कई तरीकाकार हैं जिससे इदारा ये परख सकता है कि वो सही तरह से अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहा है या उसकी वर्किंग कैपिटल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है। तो उसके लिए इदारे के पास लिक्विडिटी रेशियोज पहला तरीका है। कि आप उस इदारे की लिक्विडिटी रेशियोज को कैलकुलेट करें और अंदाजा लगाएं। डेफिनेटली लिक्विडिटी रेशियोज लिक्विडिटी को असेस करेंगी। तो अगर लिक्विडिटी अच्छी है बहुत तो फिर इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी शायद कॉम्प्रोमाइज हुई होगी, और अगर लिक्विडिटी रेशियोज वीक हैं तो इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग हो शायद।
तो पहला तरीका वैसे लिक्विडिटी रेशियोज है, ठीक है। और लिक्विडिटी रेशियोज में आपके करंट रेशो, और क्विक रेशो। लिक्विडिटी के अलावा कुछ हम अदर रेशियोज भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा फेमस नहीं है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। दूसरे नंबर पर, ये वैसे लिक्विडिटी एंड अदर रेशियोज आप कर ले तो हेडिंग तो बेहतर है, ये वैसे इसको अदर हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को मैं उसके नीचे ही ले आता हूँ, लिक्विडिटी एंड अदर रेशियोज। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अदर रेशियोज में आ जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। दूसरा असेसमेंट का तरीका है, इदारे का ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लिया जाए। कि अभी क्या है, इदारा कोई स्टेप्स लेगा तो उसके बाद क्या होगा, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट कर लिया जाए। अब आप में से कुछ बच्चों को ऑपरेटिंग साइकिल आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे उसमें। ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ट्रेडिंग बिजनेस और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये है एफआर में। ये पढ़ा किसी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ऑपरेटिंग साइकिल। ट्रेडिंग का है, ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग का भी पढ़ लेते हैं। वो कोई मसला नहीं, मैन्युफैक्चरर में थोड़ी सी बस एडिशन है। ट्रेडिंग का जिसको आता है वो मैन्युफैक्चरिंग का भी कर सकता है। अच्छा जी। उसके बाद ये दो तरीके हैं जिनसे आप किसी भी इदारे की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा। बल्कि एफआर में शायद आपने कमेंट्री भी पढ़ी हो, तो वो कमेंट्री यहाँ पे भी है, लेकिन वो शायद ही कभी आए, शायद ही कमेंट्री, क्योंकि वो एफ रिपोर्टिंग का हिस्सा है ज्यादा। तो कमेंट्री आ जाएगी तो ठीक है, मैंने वैसे रखी हुई है, लेकिन ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ना ऑपरेटिंग साइकिल है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज, थ्योरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज या फाइनेंसिंग मेथड्स भी कह सकते हैं। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज थ्योरी है, न्यूमेरिकल नहीं है इसमें। तीन स्ट्रेटजीज हैं, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव और दरमियान में है मॉडरेट।
तो आपको इनकी थ्योरी पता होनी चाहिए। ज्यादा टॉपिक थ्योरी का है, मतलब इसमें भी थ्योरी है, इसमें भी थ्योरी है, इधर भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस। इधर भी बस कैलकुलेशन थोड़ी सी है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन है। फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज भी थ्योरी है। और एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैं सेफ्टी के लिए करवा रहा हूँ, बाकी ये सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ आई कैप ने, लेकिन इसका सवाल आया हुआ है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी बिजनेस की, पिछले साल की, अगले साल की। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। बाय यूजिंग रेशोस। कुछ आपको डाटा दिया होगा, कुछ रेशोस दी होंगी, तो आपने उसको यूज करके वर्क करनी होगी। तो ये थोड़ा टॉपिक मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करा रहा। वो एक्चुअली आई कैप की किताब में एक फाइनल का सवाल उठा के रखा हुआ है किताब में, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट आया हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं प्रॉपर एक सवाल करवा देता हूँ, ताकि आपको ये मसला ना आए कि अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। हालांकि वो को बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। तो एक तो कैलकुलेशन इधर होगी, जो कैलकुलेशन वाले हैं उन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ रेड कलर से, ये और ये, बस। बाकी सारा टॉपिक थ्योरी का है। तो हाफ टॉपिक ये आज कवर हो जाना है, रिमेनिंग हाफ रह जाना है फॉर नेक्स्ट क्लास में, बस 2 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाता है टॉपिक। जी बेटा, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले अगर हम आए। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? तो इसकी कई डेफिनेशंस पाई जाती हैं, ठीक है। और तकरीबन सारी में से 2 डेफिनेशंस हैं जो आई कैप यूज करता है। तो वर्किंग कैपिटल की 2 डेफिनेशंस हैं। हाँ जी, फिलहाल अभी नोट्स छोड़ दे जरा बेटा। वर्किंग कैपिटल की 2 डेफिनेशन है, और वो दोनों डेफिनेशन हमारा आई कैप यूज करता है। तो डेफिनेशन नंबर 1 जो थोड़ी सिंपल है, वो ये है कि आपके बिजनेस में कुछ करंट एसेट्स होते हैं और आपके बिजनेस में कुछ करंट लायबिलिटीज होती हैं। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अदा करने के बाद जितने भी किसी बिजनेस में नेट करंट एसेट्स बचेंगे, दैट आर नोन एज वर्किंग कैपिटल या नेट वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन नंबर 1 क्या है कि वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स। जी, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स। जी बेटा, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? वर्किंग कैपिटल की जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स। तो नेट करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वो बिजनेस करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अदा करने के बाद उस बिजनेस के अपने लिए कितने करंट एसेट्स बचेंगे। तो वो जो नेट करंट एसेट्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है।
ये ले जी। अब नेट करंट एसेट्स जो है वो है करंट एसेट्स और माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स मेन है? वैसे तो करंट एसेट्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि करंट एसेट्स में से कौन से करंट एसेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बताएं जी, आप में से किसी को पता हो? सॉरी, करंट एसेट्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट एसेट्स कौन से हैं? जी, दो तीन करंट एसेट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि बिजनेस के क्रेडिट पे आजकल बहुत ज्यादा सेल होती है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स या जिनको डेटर्स भी कहते हैं, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में ट्रेड रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल और डेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट इन्वेंट्री, नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैशड बैंक, सॉरी, कैश इन हैंड या कैशड बैंक। और उसके अलावा कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या, ये मेन हमारे करंट एसेट्स होते हैं किसी बिजनेस में। वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल का चैप्टर इन तीन चार तरह के, अब आप कहेंगे प्री पेमेंट्स भी तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक्रूवल्स भी तो होते हैं जो रिसीवेबल, बिल्कुल होते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल्स, आप जितने भी रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, तो करंट एसेट्स में ये आ जाएंगे। और करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आएगा, बताएं जी आपके ख्याल से। जो मेन करंट लाइबिलिटीज होती हैं किसी बिजनेस की, वो क्या क्या हो सकती हैं? जी बेटा, किसी भी बिजनेस की जो करंट लाइबिलिटीज है वो क्या हो सकती हैं? तो उसमें सबसे पहले ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स। उसके अलावा या कोई भी शॉर्ट टर्म बोरिंग। और उसके अलावा कोई अदर पेबल्स हों, टैक्सेस पेबल हों, सैलरीज पेबल हों, डिविडेंड पेबल हों, ये मेन अदर पेबल्स, एक्रूअल्स भी जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस के वैसे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये दो हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं वर्किंग कैपिटल का एक टेबल सा बनाऊं, तो वो टेबल फिर ये बन सकता है इस तरह। इन्हीं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी की बेस पर ये टेबल बन सकता है। क्या कहते हैं? यानी ये जो मैंने लिस्ट डाउन की है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो पहली डेफिनेशन ये कहती है कि वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स available for the business after paying the current liabilities। तो अमाउंट ऑफ नेट करंट एसेट्स आफ्टर पेइंग द करंट लाइबिलिटीज या आफ्टर मीटिंग द शॉर्ट टर्म करंट ऑब्लिगेशंस। अच्छा जी, तो ये जो मैंने इस तरह टुकड़ों में ये डायग्राम से बनाई, अगर इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए
तो ये हमारी पहली डेफिनेशन के मुताबिक आ जाता है कि वर्किंग कैपिटल जो है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स में ये लिखे हुए और भी हो सकते हैं, ये तो मेन मेन हमने लिखे हैं, बाकी अब होंगे तो इग्नोर नहीं करने, ले लेने आपने। बेटा कोई सवाल हो इसमें? किसी किस्म का कोई सवाल हो? ये बातें आपको पहले भी पता है शायद। हाँ जी। अब जो दूसरी डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी है टेक्निकल, और आई क्या है वो दूसरी डेफिनेशन भी यूज करता है। तो डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? चले, डेफिनेशन नंबर 2 ये है कि वर्किंग कैपिटल से मुराद वो सरमाया है, वो फाइनेंस है जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। फाइनेंस, इसकी ये डेफिनेशन भी पाई जाती है, फाइनेंस रिक्वायर्ड टू रेज एक्सटर्नली टू मीट डे टू डे नीड्स ऑफ द बिजनेस। और आई कैप में ये डेफिनेशन कई दफा ज्यादा हावी हो जाती है। तो वर्किंग कैपिटल से मुराद वो सरमाया है जो आपको बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए डे टू डे नीड्स के लिए चाहिए। तो उस कैपिटल को, सरमाए को, जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, उस अमाउंट को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर, अब ये समझाने वाला है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री 50,000 रुपए की है या चाहिए बिजनेस को, इसका मतलब है ये इन्वेंट्री मुफ्त नहीं आएगी, इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से अरेंज करके, ठीक है। तो 50,000 की इन्वेंट्री का मतलब है आपको 50,000 का फाइनेंस रिक्वायर्ड है कैश की सूरत में। उसके बाद अगर आपके रिसीवेबल हों, मैं बहुत सिंपल सा कर रहा हूं, अगर आपके 40,000 रुपए के रिसीवेबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपने जब क्रेडिट पे इनको चीजें सेल कर दी, तो जब तक इनसे पैसे रिकवर नहीं होंगे आपके ये पैसे बाउंड रहेंगे। जितनी देर तक ये बाउंड रहेंगे आपको उसके बदले कहीं ना कहीं से उतनी अमाउंट का फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। जितनी देर तक ये आपकी बैलेंस शीट में स्टैंड रहेंगे, इसका मतलब है उतनी देर तक के लिए आपको, जब तक ये कलेक्ट नहीं हुए उस वक्त तक इस रिसीवेबल के बदले आपको अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए। इसी तरह अगर आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे खरीद के बैलेंस शीट में शो कर ली हैं या करना चाह रहे हैं, तो भाई ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मुफ्त नहीं आएंगी, इनके लिए भी पैसा चाहिए। तो गर्ज ये कि जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सबको जमा करें तो हमें टोटल 1,20,000 की फाइनेंस रिक्वायर्ड है। यानी इतने की हमें फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड है। अगर आप इन्वेंटरी, रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तीनों को जमा करें, तो इसका मतलब होता है कि हमें इतनी अमाउंट का सरमाया, फाइनेंसिंग, इनको खरीदने के लिए बैक एंड पर इतना लोन चाहिए या शेयर से पैसे चाहिए।
ये वाली डेफिनेशन लायबिलिटी साइड को असल में हिट कर रही है कि इन्वेंट्री को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, रिसीवेबल के लिए बैक एंड पर पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो 1,20,000 है। हमें फंड्स रिक्वायर्ड है फॉर करंट एसेट्स, वो टोटल फंड्स रिक्वायर्ड है 1,20,000 रुपए के। अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटी में पेबल्स नजर आ रहे हैं और वो 30,000 रुपए के या 40,000 रुपए के पेबल है, तो इसका मतलब है कि आपने पेबल के पैसे रोक के या आपने फंड्स अरेंज कर लिए अपने लिए, खुद ही अरेंज कर लिए। ये माइनस करने का मतलब होता है 1,20,000 में से 40,000 तो हमने जो पेबल को देने थे हमने उनके पैसे बाउंड करके वो पैसे अपने बिजनेस में यूज कर लिए, तो इतनी फाइनेंसिंग की नीड हमारी कम हो जाएगी। यानी 1,20,000 की फाइनेंसिंग की नीड थी फंड्स की, उसमें से 40,000 के फंड्स हमने कहां से पूरे कर लिए, पेबल के पैसे रोक के। इसी तरह बैंक से ओवरड्राफ्ट अरेंज किया, मिसाल के तौर पर हमने 30,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट जब अरेंज हुआ, तो ये ओवरड्राफ्ट अरेंज होने से भी आपकी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बाकी आपके पास कोई और लाइबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है 1,20,000 में से ये जो 70,000 माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 50,000। ये 50,000 शो कर रहा है कि अब हमें एक्सटर्नली किसी और पार्टी से ये फंड्स रेस करने हैं, और ये जितने फंड्स रेस करने हैं इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन 2 के मुताबिक इसका ये खाल दो, जवाब तो वैसे ही आ रहा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो गई। जितने भी करंट एसेट्स हैं उनका मतलब होता है फंड्स रिक्वायर्ड, जितनी भी करंट लायबिलिटी है उनका मतलब होता है फंड्स अवेलेबल। रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल करो तो ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड आ जाएगी या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीडेड, ईएफएन कहते हैं इसको, कि आपको एक्सटर्नली और कितना पैसा इकट्ठा करना है ताकि आप अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को मीट कर सकें। क्या ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है? जो पहली डेफिनेशन है वो एसेट साइड को फोकस कर रही है, ये जो लाइबिलिटी साइड को फोकस कर रही है। लिए एसेट्स ही है, लेकिन उन एसेट्स के लिए फाइनेंसिंग कहां से आएगी, फंड्स कितने चाहिए ये देखा जा रहा है, और एक्सटर्नली कितने फंड्स की जरूरत होगी। जी बेटा, किसी बच्चे को मसला हो इनमें? हालांकि दोनों डेफिनेशन से अगर आपसे कहा जाए वर्किंग कैपिटल निकालें, तो इधर भी वर्किंग कैपिटल और उधर भी फॉर्मूला तो सेम ही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन बैक एंड पर उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाती है। कुछ ना कहे तो ये पहली वाली डेफिनेशन ही चलनी है आराम से, साफ सी बात है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता दे कि जी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बताओ कितनी चाहिए, तो फिर एक्चुअली वो वर्किंग कैपिटल की ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करवाना चाह रहा है। तो आपको पेपर में ये रिक्वायरमेंट आ सकती है, वो कहे जी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताएं, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल बताएं, तो वो ये वाली डेफिनेशन को फोकस कर रहा है। अगर वो कह दे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्सटर्नली रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल, तो फिर वो असल में कैलकुलेशन तो वही होनी है, लेकिन वो ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करवा रहा है, फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। अब ये फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा?
ये फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा? या ये हम किसी बैंक से और लोन लेंगे, या हम शेयर इशू करेंगे, या हम डिबेंचर वाला सरमाया यूज करेंगे। तो डेफिनेटली जब ये सरमाया लोन से लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी, और अगर हमने शेयर से लिया तो इस पर डिविडेंड को यही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना। चलें, डेफिनेशन मैंने कंप्लीट कर ली। किसी बच्चे का कोई सवाल हो? हमारा वैसे जो चैप्टर चल रहा है वो इसी डेफिनेशन पर बेस करके चल रहा है अभी। आगे जाके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ना बताया जाए तो सारा चैप्टर इसी के गिर्द घूम रहा है कि हमारे बिजनेस के करंट एसेट्स नेट कितने हैं करंट लायबिलिटीज अदा करने के बाद। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से क्या मुराद है? जी बेटा, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपने असल में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है। दो चीजों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना है, और वो एक जर्नल बैलेंस ये है कि करंट एसेट्स शुड बी मोर देन द करंट लायबिलिटीज। ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नाम ही इस चीज का है कि आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है, और वो बैलेंस नॉर्मली की ज्यादा वजन किस साइड पे होगा कि ये जो करंट एसेट्स होंगे ये करंट लायबिलिटीज से थोड़े से ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ना बहुत कम होने चाहिए। अदरवाइज अगर आपका ये बैलेंस आउट हुआ तो फिर आपके दो मकासद में से कोई ना कोई एक मकसद कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट? तो आपने कहना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द creation of, yeah, is the maintenance of balance between level of current assets as well as level of current liabilities। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे हो करंट एसेट्स हो 200 के और करंट लायबिलिटीज हो 300 की, और ये माइनस में वर्किंग कैपिटल आ जाए, तो इसका मतलब है ये इदारे के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी रिस्क है। इदारा लिक्विडिटी क्राइसिस में है। आप तो अपनी शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज को टाइमली अदा ही नहीं कर पाएंगे अपने करंट एसेट्स में से। वी हैव इनसफिशिएंट करंट एसेट्स टू पे द करंट लायबिलिटीज। तो ये लिक्विडिटी रिस्क या लिक्विडिटी क्राइसिस को शो करता है, और वाइस वर्सा अगर ये ऐसे है। अब आपके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है। अब एक्सेसिव होने में क्या होगा? लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सेफ हैंड पर हैं, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी। प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होने से क्या मुराद है? देखिए, अकाउंटिंग में एक रेशियो होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो प्रॉफिट की रेशियो है। आप में से किसी को पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ये एक प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है कि इदारे की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किसी बच्चे को पता हो?
इब्राहिम कहते हैं सर ये होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी। नहीं बेटा, गलत। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इक्विटी और डेट वाले सबका सरमाया, सिर्फ इक्विटी वालों का सरमाया नहीं। टोटल सरमाया यूज करके, तमाम एसेट्स को यूज करके हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तमाम एसेट्स को यूज करके। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये एक प्रॉफिट की रेशियो है, जो ये बताती है कि इदारा अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को इस्तेमाल करके कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अच्छा, हमारी रेशियोज का असूल होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका पूरा नाम है। ऑन का मतलब या ऑफ का मतलब या टू का मतलब होता है डिवाइड। इससे पहले वाला न्यूमरेटर होता है, इसके बाद वाला डिनोमिनेटर होता है। तो रिटर्न में आपने प्रॉफिट को ऊपर रखना है, डिवाइड आपने कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये रेशियो बताती है कि इदारा अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इदारा अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अब यहाँ जो प्रॉफिट लेना होता है वो एक्चुअली ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से पहले वाला। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये और प्रिसाइज हो गया। इदारा अपने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके कितना प्रॉफिट कमा रहा है। पीबीआईटी का तो मतलब पता है ना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ जी, ये पीबीआईटी कैसे आता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ जाएगा, माइनस ऑपरेटिंग एक्स, सेलिंग एडमिन। ये तो सबको पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही कहते हैं पीबीआईटी जी, बिल्कुल। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है? वो आता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हाँ जी, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अगर मैं यहाँ पर बैलेंस शीट बनाऊँ एक छोटी सी, तो नॉन करंट एसेट, ये एसेट मैं इधर लिख रहा हूँ, वैसे होते नहीं इधर, चलो फिलहाल जब मैं तो जहाँ मर्जी लिख दूँ। तो ये एसेट्स अगर मैं इधर लिखूँ नॉन करंट एसेट्स 300 के, करंट एसेट 200 के, करंट लाइबिलिटीज 50 की, 300 की इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरह से निकल सकता है, एसेट साइड की मदद से निकालेंगे तो ये है नॉन करंट प्लस करंट माइनस करंट लाइबिलिटीज, और यही मुझे चाहिए। वैसे इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, इक्विटी
प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज। इधर से भी निकलेगा तो 450 ही निकलेगा, और इधर से निकालेंगे 300 जमा 200 माइनस 50। तो मेरा ख्याल है कैपिटल एम्प्लॉयड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हमने बात ये शुरू ये की थी कि जिस इदारे का वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ज्यादा होती है, तो उस इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर होती है। वो कैसे? देखें, ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड में ये चीज है, ये इस फॉर्मूले को इग्नोर करें फिलहाल। ये वाले फॉर्मूले को अगर मैं फोकस करूं, तो ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, जितना ज्यादा होगा ये करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो इससे कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ेगा। है जी। अगर किसी इदारे का वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, वर्किंग कैपिटल ज्यादा हो, तो उस इदारे का कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाता है। और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने से उस इदारे की जो रॉस है, जो प्रॉफिटेबिलिटी की एक लीडिंग रेशियो है, पॉपुलर रेशियो है, वो कम हो जाती है। और उसके कम होने का मतलब उस इदारे की प्रॉफिटेबिलिटी वीक रिफ्लेक्ट होती है इन द आईज ऑफ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर्स। तो क्या ये बात आपको समझ आई है कि जिस इदारे में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के मुकाबले में बहुत ज्यादा होंगे, मैं ये नहीं कहता ज्यादा ना हो, मैं भी कहता हूँ ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा होंगे, तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है? इसके बहुत ज्यादा होने से कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के ज्यादा होने से रॉस गिरती है, और रॉस के गिरने से इन्वेस्टर की निगाह में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर रही है, हालांकि असल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं गिर रही। वो ये डिनोमिनेटर का इफेक्ट आ रहा है आर्टिफिशियली। उधर ही प्रॉफिट खड़ा हो ना, तो पिछले साल और अगले साल में प्रॉफिट की अमाउंट अगर सेम भी हो, तो डिनोमिनेटर के बढ़ने से ये रेशियो गिर जाएगी। चले, मैंने अपनी ये बात आपको बता दी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है। हाँ जी, वो कहते हैं एनी सजेस्टेड परसेंटेज दैट करंट एसेट शुड बी यूजुअली हायर देन द करंट लाइबिलिटी। से एक जर्नल रूल होता है। वैसे ये फिक्स नहीं है कि करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से डबल हो, डबल से ज्यादा ना हो, लेकिन बाज इंडस्ट्री में 3 से 4 गुना हो तो बेहतर समझा जाता है। ये कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हमेशा ये ज्यादा ही होंगे करंट एसेट मोर देन करंट लाइबिलिटीज। ट्रेडिंग बिजनेस में वन वन के भी हो, मतलब 1 गुना भी हो तो चल जाएंगे। जितनी करंट लाइबिलिटी है उसके बराबर ही करंट एसेट हो तो चल जाएंगे, या उससे 1.5 गुना भी ज्यादा हो तो बस ठीक है। ये जो नॉलेज आप शायद यहाँ हासिल करें, ये आपको रिपोर्टिंग में भी हेल्प आउट करेगा। तो अगर किसी बच्चे ने ये पूछा कि जर्नल रेशो क्या है या जर्नल गाइडेंस क्या है, तो एक जर्नल गाइडेंस ये है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी की वैल्यू से डबल होने चाहिए, या अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स होने चाहिए। बल्कि पहली बात ही ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स होने चाहिए। इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज में करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कितने ज्यादा है। अगर इंडस्ट्री नॉर्म्स अवेलेबल ना हो, देन हम एक जर्नल रूल बना लेते हैं कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से दुगने होने चाहिए। ये एक जर्नल गाइडलाइन है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
ले जी, हमारी समरी इसकी क्या बनी। आगे ये बेनिफिट्स आप खुद पढ़ लीजिएगा, थ्योरी के मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगा ये। मैं बस इसकी समरी बना के वाइंड अप कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट थे, इसको रट्टा नहीं लगाना, रट्टा अब आपने वो बेनिफिट्स को लगाना होगा। तो समरी क्या बनी, आखिरी बात है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करके अगर किसी बिजनेस में एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होगा, जरूरत से ज्यादा होगा वर्किंग कैपिटल, हाँ जी, अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज यानी रॉस वगैरह ये डाउन हो जाएगी। लेकिन जो लिक्विडिटी है, करंट रेशो वगैरह, ये लिक्विडिटी पोजीशन है, वो इदारे की स्ट्रांग होगी। तो यानी एक गिर रही है चीज, दूसरी अच्छी हो रही है, वाइस वर्सा ये मूव करती हैं। कभी प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है इदारे के लिए, कभी लिक्विडिटी। डिपेंड करता है आपकी शेयर होल्डर की या इन्वेस्टर की क्या प्रेफरेंस है फॉर द टाइम बीइंग। तो ये नोट्स में एक दो सफ़े पढ़ लेने आपने, वो मैं पहले एक ही सफ़ा पढ़ाया है मैंने आज। और अगर बहुत कम लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल हो, जो कि यहाँ पे जैसे ये तो मैंने बहुत ही एक्सट्रीम पे चला गया हूँ कि 200 के करंट एसेट है और 300 की करंट लाइबिलिटी है, इदारा अपनी लाइबिलिटी अदा ही नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कम हो तो लिक्विडिटी पोजीशन डाउन हो जाती है, लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी रिस्क आ जाता है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो रॉस ये इम्प्रूव कर जाती है। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने। और वैसे भी थ्योरी में भी याद रखना है कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, और उसको अगर प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे। लिक्विडिटी का वैसे करंट रेशो और क्विक रेशो से पता चलता है। जी जनाब, बस खत्म। अब आप अपने नोट्स में देख लें जाके, चैप्टर नंबर ये 16 था। एकदम बैंकरप्ट नहीं होता बेटा। अगर आपकी ये सिचुएशन है ना कि 200 के करंट एसेट है, 300 की करंट लायबिलिटी है, तो आप अपने क्रेडिटर से प्रॉमिस कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि अच्छा हम आपको थोड़ा लेट दे देंगे। एकदम बैंकरप्ट नहीं होता। हाँ, रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी क्रिएट हो गया वैसे, लेकिन एक्चुअली इदारा बैंकरप्ट नहीं हुआ अभी। कागजी बुनियादों पर इदारा वाकई बैंकरप्ट हो गया है। ठीक है जी, समझ आ रही है बात आपको। अब आपने ये जो नोट्स है ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर मेरा ख्याल है 16 है, तो ये आखिरी सफ़ों पे होगा। कोई बच्चा पेज नंबर क्या है, तो ये मैंने उसका पेज नंबर 2 पढ़ाया है, और 3 आपने घर से पढ़ के आना है, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हाँ जी, बुक का पेज नंबर वो कहते हैं 264 पढ़ा है हमने सिर्फ, 264 जो बॉटम पे छोटी नंबरिंग है उसके मुताबिक। तो ये आप जरा पढ़ लीजिएगा। बाकी अगले 265 पेज पे शायद ये बेनिफिट्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेज थ्योरी दिखे हो, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगा। और ये मेन हमारा काम है वैसे,
कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को असेस कैसे करते हैं, लिक्विडिटी रेशो में, करंट रेशो, क्विक रेशो। अच्छा वो कहते हैं 265 पड़ा है सर, ठीक है कोई मसला नहीं। तो 266 का हाफ भी आपने रीड कराना है। तो ये 2 सफ़े रीड कर लेने, ये चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, न्यूमेरिकल नहीं है ज्यादा। चले, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। कल मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा तो आपने टेस्ट कर लेना है, लेकिन सिर्फ करेंसी का एरिया, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट।